हेलो स्टूडेंट, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम विश्व के दांत देख लिए थे। विश्व के दांत क्या था, कहानी था। आज देखने वाले हैं हिंदी का तीसरा चैप्टर है, क्या है, भारत से हम क्या सीखे। क्या हो गया, अब देखिए सबसे पहले क्या हो गया, तो भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, एक स्पीच है। क्या है, स्पीच है, भाषण दिए थे। किसने दिए थे, तो मैक्स मुलर साहब ने। तो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर। क्या हो गया, मैक्स मुलर। अब देखिए आपको पूछ देगा मैक्स मुलर का नाम क्या था, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। क्या होगा, तो ये भी पूछ देता है आपको ऑब्जेक्टिव में, मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। क्या हो गया, तो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर साहब थे। क्या थे, तो मैक्स मुलर साहब थे। इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर। अब देखिए मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। अब इसका जन्म कब हुआ था, क्या होगा, इसका पूछ देगा आपका जन्म कब हुआ था। क्या हो गया, जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में। क्या हो गया, 1823 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु 1900 ईस्वी में। ये था, ये हो गया। अब देखिए तो भारत से हम क्या सीखे थे, अब इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो जो मेन पॉइंट होगा वो हम बोर्ड पर लिखवा देंगे, आप उतना पॉइंट को याद रखिए। अब यहाँ पर कह रहा है विख्यात, क्या है, विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के देसाउ नामक गांव में हुआ था। क्या कर रहा है, देसाउ नामक नगर में इसका जन्म हुआ था। कब, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। क्या पूछ देगा आपको यहाँ से, मैक्स मुलर साहब का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो जर्मनी के देसाउ नामक नगर में हुआ था। जर्मनी के किस नगर में, तो देसाउ नामक नगर में हुआ था, जन्म हुआ था 6 दिसंबर। अब तो पूछ देगा जर्मनी में मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी, क्या हो गया, जर्मनी नामक देसाउ नगर में। क्या हो गया, जर्मनी के देसाउ में हुआ था। कब, तो 6 दिसंबर को। क्या हो गया, 1823 में 6 दिसंबर को इसका जन्म हुआ था। क्या हो गया, जन्म हुआ था। जब मैक्स मुलर, क्या हो गया, तो जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे, क्या हो गया, उसके पिता का क्या हो गया, निधन हो गया था। यहाँ पर कह रहा है जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेम मुलर नहीं थे। उनके पिता का नाम क्या था, विल्हेम मुलर। विल्हेम मुलर। क्या हो गया, इनके पिता का नाम पूछ देगा, तो पिता का नाम पूछ देगा, पिता का नाम विल्हेम मुलर थे। और कितने वर्ष के बाद इसके पिताजी एक्सपायर कर गए थे। जब मैक्स मुलर साहब कितने एज के थे, उनके पिताजी निधन हो गए, तो वो 4 वर्ष के थे। सिर्फ कितने वर्ष के, तो 4 वर्ष के। अब कह रहा है 4 वर्ष के थे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ही दयनीय हो गई। इसकी जो आर्थिक स्थिति था, क्या हो गया, वो बहुत ही दयनीय, बहुत ही कमजोर हो गया। अब कहा फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा में बाधित नहीं हो, वो शिक्षा जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उसमें बाधित नहीं हो। जब भी उसके पिताजी का निधन हो गया तब भी इसका बाधित नहीं हुआ। अब कहा बचपन में वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। आपको यहाँ पूछ देगा मैक्स मुलर साहब बचपन में किसका निपुण हो गए थे, तो क्या हो गया, लैटिन और ग्रीक भाषा में क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। तो आपको पूछ देगा क्या हो गया, बचपन में वो संगीत में किस भाषा में क्या हो गया, किस भाषा के जानकार थे, क्या हो जानने लगे थे, तो ग्रीक और लैटिन भाषा में। अब कहा लैटिन में कविता भी लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या कहा, लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। आपको पूछ देगा मैक्स मुलर साहब ने किस वर्ष विश्वविद्यालय में दाखिल किया गया था, तो 18 वर्ष की किस विद्यालय में, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। पूछ देगा किस विद्यालय में, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में किस चीज का पढ़ाई स्टार्ट किया, तो संस्कृत का। क्या हो गया, संस्कृत का। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था। क्या हो गया, किस भाषा में, आपको जर्मन भाषा में किसका अनुवाद किया था, तो हितोपदेश। क्या पूछ देगा, हितोपदेश। क्या हो गया, हितोपदेश। तो हितोपदेश को जर्मन भाषा में ये अनुवाद किया था।
अब कहा उन्होंने कठ और केन के आदि उपनिवेशों उपनिवेशों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। क्या करा यहाँ पर आपको कह रहा है, क्या उपनिवेश कह रहा है जर्मन भाषा में किसका अनुवाद किया था, तो मेघदूत का जर्मन, क्या हो गया मेघदूत का जर्मन में। और कहेगा क्या हो गया, ये किस उपनिवेशों का जानकार थे जर्मन में, कठ और केन। और कहा मैक्समूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान के को मानव सभ्यता का मूल स्रोत क्या हो गया, कहा तत्व ज्ञान क्या हो गया, तत्व ज्ञान के बारे में जो भी क्या हो गया, जो भी साइंटिस्ट क्या हो गया जानकारी रखते हैं उसमें क्या हो गया मैक्समूलर साहब एक क्या हो गया एक विद्वान होगी, उसमें अपना नाम दर्ज करवा ली। यही कहा। अब कहा स्वामी विवेकानंद ने, इसी सब को देखते हुए स्वामी विवेकानंद ने इसे वेदांती कहा जाता है। तो आपको पूछ देगा स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांती कहा जाता है, किससे कहा था, तो क्या हो गया आपको कहेगा तो मैक्समूलर को। आप कहेगा मैक्समूलर को वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद। ये सब तथ्य को देखिएगा, यही से ऑब्जेक्टिव आता है। अगर उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर हो गया, वो कहा भारत के तरफ से क्या हो गया, भारत से जब देखे सब कुछ वो देखे, ये इससे क्या हो गया, इससे ये जानकारी बहुत कुछ सीखे, इसको यहाँ पर रहना सब कुछ रहन सहन सब कुछ अच्छा लग रहे थे। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वज के चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया गया। अब कहा क्या हो गया, जब जो भारतवासी थे उसका चिंतन क्या हो गया, सब के बारे में ये क्या हो गया, क्या क्या समस्या हो रहा है, किस समस्या से जूझ रहे हैं, ये सब के बारे में, और उसकी समस्या और विदेश क्या क्या नहीं किया उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ली। और ग्राम गांव में जाकर लिए, खासकर किसमें, तो भारत के गांव में भी, किसमें, तो भारत के उनकी इनके प्रखंड बिंदुआ का पांडित से प्रभावित होकर समाजी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्होंने औसवन प्रसाद ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। अब कह रहा है समाजी विक्टोरिया ने कितने 1868 ईस्वी में इसके विद्वानता को देखकर क्या हो गया, विद्वानता को देखकर और पांडित को देखकर क्या किए कि औसवन को भिजवा कर क्या किए, मैक्समूलर को क्या किए, इन्विटेशन क्या हो गया, क्या उसको आमंत्रित किया, बुलाया। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतने प्रभावित हुए, क्या करा, जब वो इनवाइट किए तब आए, तब क्या किए, उसने क्या स्पीच दी, क्या दिए स्पीच, क्या ये भाषण सुनकर विक्टोरिया इतने प्रभावित हुए कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की थी। आपको कहेगा किसने नाइट की उपाधि प्रदान किया था, तो विक्टोरिया ने, क्या हो गया, विक्टोरिया ने उसे नाइट की उपाधि दी थी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, क्या हो गया। लेकिन मैक्समूलर को ये अपना ये बहुत कम लगा, क्योंकि जब वो भाषण दिए, जब विक्टोरिया उसको नाइट की उपाधि दिए, ये उसको अत्यंत तुच्छ लगा। अब जैसे तुच्छ लगा तो ये कहा हम ये नहीं ले सकते, क्या हो गया, इसको हम नहीं ले सकते। तब कहा भारत भक्त। अब देखिए इसे क्या क्या नाम से जाना जाता है, मैक्समूलर को अपने भारत में भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्समूलर का 18 अक्टूबर 1900 को इसका निधन हो गया। कितना हो गया, 28 अक्टूबर, क्या हो गया, 28 अक्टूबर, क्या हो गया, 28 अक्टूबर, क्या हो गया, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इसका निधन हो गया। किसका हो गया, तो मैक्समूलर साहब का। कब निधन हो गया था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इसका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्समूलर है। इसका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्समूलर है। कहा है, अब कहा है मैक्समूलर को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत भक्त संस्कृत अनुरागी के नाम से जाना जाता है। अब कहा प्रस्तुत आलेख वस्तुत भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों का आगमन के अवसर पर यह संबंधित भाषण की श्रृंखला में एक कड़ी हो गया। एक कड़ी की तरह भाषण क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से हो गया और भाषण इस पर चलते हैं। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संचित एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भावेश शंकर प्रसाद त्रिवेदी ने दिया था। भाषण में मैक्समूलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागत अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण
संस्कृति आई है। कह रहा है क्या हो गया, भारत की जो सभ्यता हो गया, संस्कृति है, ये अलग अलग देश को इस क्या हो गया, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मिलनी चाहिए। इस तरह की संस्कृति रखना चाहिए। इसके बारे में मैक्स मुलर जाकर अलग अलग जगह भाषण देते हुए बोलते हैं भारत का कारण। और इनके लिए भी यह सौभाग्य अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और इसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। और कहा यह हमारे सौभाग्यपूर्ण है कि हम भारत ऐसे देश से बहुत कुछ क्या हो गया सीखने को मिलता है। क्या हो गया, भारत ऐसे देश से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह भाषण आज ही उतना ही प्रशंसनीय है, बल्कि स्वाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणित ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर चुकी है। कहा इस सब के बारे में क्या हो गया, ये सब जानकारी लेनी चाहिए। भारत से जितना चीज सीखने को मिलता है, क्या हो गया, इस सब के बारे में देखिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा वो देखिए, कहेगा भारत से हम क्या सीखे। क्या हो गया, भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक कहते हैं मैक्स मुलर। क्या हो गया, मैक्स मुलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक, क्या हो गया, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या हो गया, फ्रेडरिक मैक्स मुलर था। क्या हो गया, फ्रेडरिक मैक्स मुलर था। अब देखिए तो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक क्या थे, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इसका जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर। क्या कह दिया, 6 दिसंबर। क्या हो गया, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। इसका निधन क्या हो गया, निधन या मृत्यु 28 अक्टूबर। क्या हो गया, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इसका क्या हो गया था, निधन हो गया। क्या हो गया, निधन हो गया। पिता का नाम क्या होगा, विल्हेम मुलर। अब ये 4 वर्ष के थे, ये क्या हो गया, ये 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष के थे, इनके पिता का निधन हो गया। 4 वर्ष के आगे, 4 वर्ष के क्या हो गया, 4 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। क्या हो गया, निधन। अब देखिए ये क्या हो गया, ये संस्कृत में बचपन में किस भाषा के जानकार थे, किस भाषा में जानने लगे थे, तो ग्रीक। क्या हो गया, ग्रीक और लेटिन। क्या हो गया, ग्रीक और लेटिन। क्या हो गया, ग्रीक और लेटिन भाषा में ये क्या हो गया, सब के बारे में जानकारी ग्रीक और क्या हो गया, लेटिन भाषा में ये क्या हो गया, तो ये इसका जानने लगे थे बचपन में। अब देखिए जब ये 18 वर्ष के हुए थे, क्या हो गया, 18 वर्ष के हुए थे। क्या हो गया, जब भारत से क्या हो गया, मैक्स मुलर साहब 18 वर्ष के थे तो वो किस विद्यालय में किस विद्यालय में पढ़े थे, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय। क्या हो गया, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पढ़े थे। क्या हो गया, लिप्जिंग विश्वविद्यालय। क्या हो गया, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय। क्या हो गया, विश्वविद्यालय। क्या हो गया, लिप्जिंग विश्वविद्यालय। और लिप्जिंग विश्वविद्यालय में किसका पढ़ाए थे, तो संस्कृत। क्या हो गया, संस्कृत। क्या हो गया, संस्कृत के बारे में ये जानकार थे। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा। दूसरा कहेगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद ने इसे क्या हो गया, इसे वेदांती कहा था। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने इसे वेदांती कहा था। क्या हो गया, कहा था। अब देखिए ये हो गया, और ये किस भाषा में, कन्फ्यूशियन के क्या हो गया, ये उपनिषद किस क्या हो गया, ये करवाया था। अब देखिए अब ये था तत्वज्ञान। और ये क्या हो गया, इसे विक्टोरिया। क्या हो गया, विक्टोरिया। क्या हो गया, ये एक महारानी। क्या हो गया, विक्टोरिया ने इसे नाइट की उपाधि दी थी, और नाइट की उपाधि ये नहीं लिए थे। क्या हो गया, ये नाइट की उपाधि इसको तुच्छ लगा, ये उतना कम लगा, वो नहीं लिए थे। अब देखिए अब जानते हम, ये था क्या हो गया, कहानी के बारे, भाषण क्या था, किसके बारे में देखना था, ये क्या हो गया, थोड़ा तत्वज्ञान। क्या हो गया, लेखक के बारे में जानकारी था, और ये क्या थे, कहाँ रहते थे, ये सब था। अब देखिए क्या कहा, अब देखिए सर्वदा संपदा और क्या हो गया, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझसे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो बताएंगे कि हुआ देश है भारत। कह रहा है मैक्स मुलर साहब, कह रहा है यदि आप लोग कोई भी पूछेगा क्या हो गया, कौन ऐसा देश है, क्या हो गया, वो प्राकृतिक की संपदा
और सौंदर्य में कौन सबसे देश सबसे आगे है? वो भारत है। क्या हो गया? भारत है। जो क्या हो गया? आप भूमंडल में कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइएगा, सबसे अच्छा और सब कुछ में भरपूर कौन देश लगेगा? तो वो भारत। भारत में हर चीज का आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। अब कह रहा भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निकल जाती है। कह रहा है भारत की क्या हो गया? भारत की गाँव भारत में आप जाइएगा तो आपको स्वर्ग की दर्शन हो जाएगी। क्या कह रहा है? भारत में ही आपको स्वर्ग की दर्शन हो जाएगा, अदर देश में नहीं होगा। यदि आप यह जानने चाहेंगे कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने क्या तो क्या और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर विचार कर उनमें से कई के ऐसे समाधान तो निकले कि प्लेटो और काउंट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग है। तो मैं यहाँ भारत का ही नाम कह रहा है, जो हो गया प्लेटो और काउंट, जो जितने बड़े हो गया, ये सब किसी भी समस्या के बारे में उतना अच्छा से नहीं देखा जितना भारत के लोगों ने देखा। और मानव मस्तिष्क में जितना भी परेशानी चल रहे थे उसका एक अच्छी तरह से गहन करके हर क्या हो गया सुख सुविधा, क्या हो गया दुख के चिंतन से अध्ययन करके वो क्या हो गया उसका समस्या का हल निकाल लिया, जो कि आज के ज़माने में भी लोग उतना नहीं कर पाते। ये भारत से ये क्या कर रहे थे? तो ये किसने कहा? तो किसने कहा था? मैक्स मुलर साहब कहा। और यदि यूनानी, रोम और क्या सेमेस्टिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करने रहने वाले यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरंग परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी युग कहें कि संपूर्णताएं मानव बन जाए, वो यह जीवन ही क्यों? अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए तो एक बार मैं भारत का ही नाम लूँ। कह रहा है यदि ये कह रहा है अदर जैसे क्या हो गया परिपूर्ण, क्या है यूनानी, रोम और सेमेस्टिक जाति को क्या हो गया जातियों के लोगों को कह रहा है क्या चीज़ और क्या चीज़ देखना चाहिए। तो ये सब कह रहा है यदि आप किसी भी चीज़ में परिपूर्ण होना चाहते हैं, जैसे परिपूर्ण, अधिक स्वाभाविक, अधिक विश्वव्यापी, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो क्या हो गया वो भारत से आपको भारत में आप जाकर देख सकते हैं और भारत का हर एक चीज़ को अच्छी तरह से क्या हो गया अच्छी तरह से ले सकते हैं, क्या हो गया उस चीज़ को सीख सकते हैं। लेकिन कह रहा है ये भारत कह रहा है यदि हम अगले जन्म में यदि जन्म लेना चाहता हूँ तो किस देश में लेना चाहता हूँ? तो वो कह रहा है हम भारत में जन्म लेना चाहते हैं, अगले जन्म में होगा तो हम भारत में। कह रहा है जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों को ही ज़्यादा है। कह रहा है आजकल के जो अभी जो चल रहे हैं, क्या हो गया अभी जो चल रहा है, अब यदि चल रहा है तो वो जाएंगे तो किस मुंबई, मद्रास और क्या होगा कलकत्ता। ये कह रहा है किस किस शहर के बारे में जिक्र क्या होगा तो आप कहेगा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में ऐसे दूसरे शहर। लेकिन जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थ में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर है, क्योंकि सच्चे भारत का दर्शन तो आपको पूछ देगा सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो ये होता है ग्राम में। कह रहा है मैक्स मुलर साहब कह रहे हैं आजकल के लोग जाएंगे तो अधिकतर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में जाकर वहाँ चीज़ देखेंगे। लेकिन हम कहते हैं भारत में सबसे अच्छा कहाँ होता है? सबसे दिखने वाले अच्छा होता है, हर एक चीज़ को रहने का स्थान कौन है सबसे अच्छा? तो वो है भारत के ग्राम, मतलब भारत के गाँव घर में ये सब है। क्या हो गया सब है। अब कहा है और आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक आ जाएगा सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? वो ग्राम में होता है ना। ग्राम मतलब गांव में होता है। अब अगर 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय। कहा है जितना हम 19वीं सदी में नहीं कर पाए उससे कई गुना भारत इससे पहले ही कर चुका है, हर एक समस्या का समाधान कर चुका है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। कहा वो दृष्टि क्या हो गया? भारत को देखने वाले दृष्टि होना चाहिए। क्या कह रहा है? भारत को देखने वाले क्या हो गया दृष्टि होना चाहिए, मेरा अलग से दृष्टि, वो सबको नहीं दिखता है। ये कह रहा है यदि आपकी अभिरुचि की
पेट किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेंगे। कहा रहा है विकास, किसी भी चीज़ को विकास करने के लिए भारत में अच्छी तरह से होगा किसी भी चीज़ को। अब कहा है यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली है हो जिनके बारे में अपने जहाँ के सर्वश्रेष्ठ विचारक सोच विचार क्या करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वाह समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, कह रहा है आप यदि भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो आपको हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश क्या होगी आपकी प्रतीक्षा कर। यदि आपको कहा भू विज्ञान का प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको क्या देखना चाहिए, तो हिमालय से श्रीलंका तक दिख जाएगा, तो आपको वहाँ भू विज्ञान की आवश्यकता होगी। आपका यदि आप वनस्पति जगत में विचारना रखते हैं, क्या यदि आप वनस्पति विज्ञान में यदि आप रखना चाहते हैं क्या तो भारत का ऐसे फुलवारी है जो हरकस जैसे अनेक मतलब क्या हुई फूल में हर एक कतारों में लगी हुई फूल आपको प्रतीक्षा करे, आप वहाँ जाइए। विज्ञान क्या है तो क्या है उत्कृष्ट आकर्षित करता है, आप वहाँ जाइए देखिए। अब कह रहा है आगे कह रहा है आपको आगे कह रहा है यदि आपकी रुचि जीव जंतु में, कह रहा है जब आपकी रुचि किस में जीव जंतु का अध्ययन में है तो आपकी ध्यान हकेल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारतीय कंतारों की छानबीन के साथ साथ भारत के समुद्र तट से मोती भी बीन लाते हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता वैसे क्या हो जैसा कहा जीव जंतु के बारे में आप ध्यान रखते हैं तो हकेल की और अवश्य होगा क्या हो गया जैसे नदियाँ के साइड में आप जाकर देख सकते हैं। अब कहा यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत की आपको ये जीता जागता संग्रहालय क्या निर्वंश विद्यालय में रहते हैं तो जीता जागता उदाहरण क्या है संग्रहालय, क्या हो गया संग्रहालय में जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप पुरातत्व प्रेमी पुरातत्व प्रेमी है और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय अथवा बिहार के विषय को खोज निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर होगा। आप जाकर या पुरातत्व प्रेमी है तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं विश्वविद्यालय में क्या हो गया विश्वविद्यालय में किसका फावड़ा और आतुर भी क्या हो गया उठेगा, क्या हो गया फावड़ा भी और आतुर भी उठेगा, क्या हो गया। और उसमें भी आपको बिहार में ये बहुत ज़्यादा चर्चा के विश्वविद्यालय और बिहार के विश्वविद्यालय में जाकर आप देख सकते हैं क्या हो गया बौद्ध के सम्राटों को देख लीजिए, क्या हो गया ये आप देख सकते हैं। यदि आपके मन में पुराने सिक्के के लिए लगाव है, क्या कर रहा है पुराने सिक्के के बारे में लगाव है तो भारत भूमि ईरानी थ्रेसियन और पार्थिव यूनानी मैकेनिज्म शको रोम और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है, क्या हो गया। यदि क्या कर ईरानी केरियन थ्रेस्टिन ये सब में आप जाइएगा तो क्या होगा दूसरी तरह मतलब सिक्का का प्रचुर परिमाण है। लेकिन कहा जब वारन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल थे तो वाराणसी के पास उसे 172 दार्शिक नामक सोने के सिक्के किसको 172 सिक्के मिले थे तो वारन हेस्टिंग्स को, क्या हो गया वारन हेस्टिंग को क्या हो गया 172 नामदार सिक्का क्या हो गया। और किसमें मिला था एक घड़ा सिक्का मिला था 172 किसमें घड़ा में मिला था 172 सिक्का था। अब कह रहा वारन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी, अब कह रहा वारन हेस्टिंग के मालिक वारन हेस्टिंग किस कंपनी में काम करते थे, आपको आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा वैसे सर्वप्रथम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। कह रहा है वारन हेस्टिंग थे जो क्या किए उसको जो घड़ा भरा हुआ सोने का सिक्का मिला था तो वो क्या किए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे उसको भिजवा दिए, इसलिए भिजवा दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में वारन हेस्टिंग की क्या हो गया इज्जत बढ़ जाएगी।
ये इस समझकर वो भेज दिए थे। अब कहा किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं को यह नियति की थी कि कंपनी ने के निर्देशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने यह मुद्राओं को गला डाला। लेकिन वो ये महत्व को नहीं समझा, उसके मालिक ने मुद्रा को क्या किया, गला दिया। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। कह रहा है जब वारेन हेस्टिंग क्या हो गया, जब इंग्लैंड लौटे तो वो स्वर्ण मुद्राएं क्या हो गया, नष्ट हो गई। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसे दुर्भाग्य घटनाओं भविष्य में कभी न होने। कह रहा है क्या हो गया, उसको जो 172 सोने का घर सिक्का भेजा, ये क्या हुआ, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या उसके मालिक को पता नहीं चला। और वो क्या गया, जब तक वो इंग्लैंड लौटे तब तक वो सारा नष्ट हो गया था। अब ये ऐसी घटना आप नहीं देख सकते, ऐसा घटना आप इंडिया में नहीं देख सकते। अब कहा देवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण देवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। क्या कहा देव, किंतु बावजूद इसके कि सच्चे देवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। कहा है इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखा अभी निर्मित होने है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्य कहीं नहीं हो सकता। कहा क्या हो गया, विज्ञान के बारे में जो हो गया, क्या है सच्चे विज्ञान, किसी चीज के बारे में विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा यदि जानकार हो सकता है विज्ञान के बारे में, तो वो क्या है, वो भारत है। क्या है, तो भारत है। क्या है, भारत है। अब कहा है नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। कहा है नीति कथाओं में भारत का क्या हो गया, नवजीवन संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक विधियों कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाता है। ये किस धर्म को मानते थे प्रमुख दंत कथाओं में से, तो वो बौद्ध धर्म को। किंतु यहाँ भी अनेक समस्या ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा करें, वो कर अपने समाधान की प्रतीक्षा करें और भी। लेकिन कहा उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधे की कहावत को ही सुन लीजिए। कहा शेर की आप लोग सुने होंगे, क्या हो गया, तो शेर किसमें, तो शेर के कहा है शेर की खाल में गधा। क्या हो गया, ये कहानी सुने होंगे गाँव घर में। क्या हो गया, ये कहानी था क्या, एक गधा, जंगल में एक गधा था, तो उसको एक शेर मरा हुआ देखा, तो वो क्या किया, वो छाल ओढ़ ली। क्या हो गया, गधा का क्या, वो क्या किया, शेर का खाल को उतार कर वो अपना शरीर पर चढ़ा दिया। और ये क्या करता है, किसान के जैसे जंगल में था, जंगल से ये रात को निकल कर क्या हो गया, वो किसानों को फसल खा जाता है। तो ये किसान क्या हो गया, किसान क्या हुआ, तो किसान बहुत दुख हुआ, ये कौन रात को फसल बर्बाद कर देगा। लेकिन एक दिन क्या हो गया, देखा तो वो शेर की डर से सब देख रहा था, लेकिन जा नहीं रहा। लेकिन एक दिन गधा आवाज दिया, जैसे ही गधा आवाज दिया इसने भी आवाज देने लगा। जैसे ही आवाज दिया, देखा ये शेर नहीं, अरे भाई ये तो शेर नहीं है, ये तो गधा। जैसे उसको क्या किया, सब किसान दबोच को डांगाया पुष्टा। वही करा शेर की खाल में गधा की कहानी सुनी थी। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध और प्राचीन दार्शनिक प्लेटो क्या है, शेर के खाल में गधा कहावत किसने कहा, यूनान के प्रसिद्ध क्रिस्लियस में मिलती है। कहा प्लेटो और क्रिस्लियस में मिलती है। कहा तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी, कहा ये कहावत पूर्व से उधार ली। और कहा इसी प्रकार हम न्यूलैंड या चूहे से संबद्ध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। यह भी संस्कृत एक कथा से सर्वांश से मिलती जुलती एक कहानी है। कहा है क्या हो गया, जो चूहे क्या हो गया, चूहे से देखते हुए मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। ये भी कहानी क्या हो गया, ये भी कहानी मिलती जुलती है। क्या हो गया, जैसे देख लीजिए क्या हो गया, गणेश भगवान क्या हो गया, गणेश जी का जो सवारी क्या है, तो चूहा है। इसी तरह से कथा मिलती जुलती कहानी। देखिए ये सब कहानी मिलती जुलती, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होगा कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची। कहा ये यूनान में कैसे पहुंची, इंडिया में तो है तो ये तो, लेकिन यूनान में कैसे पहुंची। और कहा वहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही एस्ट्रेस की कहानी में स्थान कैसे पा गई। इस
क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। कह रहा है इस क्षेत्र में भी ये यूनान में कैसे पहुंचा, इस क्षेत्र में भी यूनान में पहुंचना है, ये हमें इससे भी और अधिक प्रत्येक युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम के अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि दंत कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर अथवा पश्चिम से पूर्व की गई, तथापि यह असंगत रूप से प्रमाणित हो चुका है। कहा ये प्रमाणित कहा सोलेमन के समय में भी भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आगमन से साधन सुलभ हो चुका था। कह रहा है भारत ये भी क्या हो गया, भारत, सीरिया और फिलिस्तीन की क्या आगमन साधन क्या, कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं यह निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के क्या करा वो फिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई, वे वस्तु भारत के सिवा किसी अन्य देश में। कहा रहा है ये क्या हो गया, हाथी के दांत, क्या हो गया, हाथी के दांत, मोर और चंदन के बारे में जो भी हम दूसरे देश में सुनते हैं वो क्या हो गया, दूसरे देश में ये सब जितना भी कहानी हम सुनते हैं वो सब कहाँ मिलता है, तो भारत में ये सब मिलते हैं। इसके बारे में इसलिए जिक्र किए। अब कह रहा सब कुछ मिलती जुलती है, क्या है अब कहा, और यह क्या कहा, यह मान लेने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच व्यवहारिक संबंध कहीं बिल्कुल ठप हो गया था। जहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के लिए व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुआ था। कहा ये 10वीं-11वीं सदी की बात हो गया, ये भारत के यूरोप के साथ ये व्यापारिक संबंध बहुत अच्छी तरह चल रहा था। आप में से कई ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया। कहा आप लोग जैसे भाषा के बारे में अध्ययन करते, लेकिन जो भाषा विज्ञान उसके बारे में भी अध्ययन किए होंगे। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है? कहा ये भारत के बाद कोई दूसरा देश दिखाई देता है? ये कहता नहीं। तब कहा यह तो आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ केवल शब्दों का नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और से संबद्ध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त कर सका है। ये कहा जो भी चीज़ आप पढ़िएगा तो क्या हो गया, वो भाषा शुद्ध आपको मिलेगा। सब भाषा और दूसरे देश में ये नहीं मिलता है। कहा है या वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जातियों को बोलचाल की भाषा का ही नहीं अभी तो उनके साथ यूनानी, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों और विजेताओं की भाषाओं की सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो जाएगा। कहा आप जैसे आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसे भाषाओं को ले लीजिए, या यूनानी, ईरानी सब को ले लीजिए, ये सबका भाषा के मिक्सन ये भारत में आपको मिल जाएगा। कहा मिल जाएगा। आप में से कई ने भाषाओं का ही कहा। अब कहा यदि आप विधि शास्त्र यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी में, तो आपको विधि संहिता के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानता और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कहा ये जो शास्त्र हो गया किसी भी विद्यार्थी के लिए क्या होगा, ये कानून क्या हो गया, जो भारत कानून है वो जब बहुत अच्छा है। कहा ये सब है। और कहा उदाहरण के लिए हम धर्मशास्त्रों या समचारिक सूत्रों को ही ले लें। क्या हो गया, जब हम धर्मशास्त्र सूत्रों को ले लेते हैं तो वो क्या है, तो भारत में बहुत अच्छा है। ये धर्मसूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे परिवर्तित विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराती। जितना भी मानव के धर्मशास्त्र और विधि ग्रंथ है वो सब कहाँ है, तो भारत में है। कहा यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबद्ध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर से जो अनुसंधान हुई है उनके महत्व और विशिष्ट को परख रख सकने की क्षमता प्राप्त किया जाता है। क्या जब भी आप भारत के बारे में विशेषता के बारे में जानकारी देते हो वो सब है। कारण जो तो आपको इसलिए आज भारत की ग्राम पंचायत के रूप में इसके
प्रत्येक दर्शन का सुयोग क्या है, सुयोग अनायास ही मिल जाए। कहा पंचायत के आपको जब भी भारत के लोगों को जो भी समस्या होती है वो क्या हो गया, अपने ग्राम में एक पंचायत में बिठाकर सबसे अपनी समस्या को अपने से ही निपटा लेते हैं। ये और दूसरे देश में नहीं। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा की समझने समझाने का बड़ा अच्छी तरह जितने भी समस्या पंचायत में 10 लोग को जमा करते हैं, कहते हैं ऐसी बात हो अपने में क्या निपटा लेते हैं। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास क्या प्राकृतिक विकास था, उसके अपरिहार्य क्या श्रीमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। क्या मिल सकता है? भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। कहा भारत किसका? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पर क्या होगा? पारसियों की जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थलीय है। यह आज भी यहाँ नित्य नए मत मतान प्रकट और क्या विकसित होते हैं। कहा यहाँ पर भारत का क्या ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है और बौद्ध के लिए जन्मभूमि है। बौद्ध के लिए परिसरों के लिए जरथुस्त्र धर्म की है। ये सब के ये भूमि है, ये सब के भूमि है। यहाँ सब लोग यहाँ रहते हैं। भारत में आप अपने आपको सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। कहा वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में भी सुलभ हो सकता है। कहा कहीं विश्व में आपको कहीं सुलभ आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो चीज भारत में आपको मिल जाएगा। ये किसने कहा? आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्याओं को ले लीजिए, आप जितना भी समस्या ले लीजिए, जैसे वह चाहे लोकप्रिय शिक्षा की संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे सांसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बारे की बात हो, चाहे प्रवास संबंधित कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, ये सारा क्या हो गया? आपको कहा है कानून के बारे में जो भी जानकारी की शिक्षा के बारे में हो, कानून के बारे में हो, संसद के बारे में हो, ये सब भारत में बहुत अच्छा व्यवस्था है। कहा है ये सब भारत में। लेकिन अब तो संसद में ये तो है ही नहीं। देखिए प्रोटेक्शन के कारण देखिए नेता सब क्या करते हैं, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब तो अपने पावर का गलत उपयोग तो सब उठाने लगा। इस सब पर ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? अब देखिए यही किसने क्या भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशील मिलेगा जैसे विश्व में क्या होगा अत्यंत कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। ये बोलते हैं। क्या हो गया? ये सब बोलते हैं। अब देखिए ये सब आपको मिले। अब संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धाराओं में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात है। कहा भारत में आप ऐसा चीज देखिएगा जो अदर क्या हो गया दूसरे देश में संभव ही नहीं है। ऐसे आपको चीज मिलेगा जहाँ आपको मानव हृदय की गहनता, सहानुभूति और सदास्यता को जगाने वाले पाठ की प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकेगा। क्या हो गया? आपके दिल के बारे में जो भी बात हो इसके बारे में अच्छी तरह से आपको क्या हो गया, यदि आपको कोई भी समस्या होगा तो दूसरे आपको मदद करने वाले इस तरह से आपको लोग मिल जाएंगे आसानी से, लेकिन दूसरे देश में नहीं मिलता है। यदि आप भारत के इतिहास से किसी एक अध्याय को भी समझ या अध्ययन व्याख्या और विवेचना कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आप जितना स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं लेकिन वो आपकी फीका पड़ जाएगा जब आप भारत में किसी स्कूल या कॉलेज में जाकर पढ़िएगा, वो सारा फीका पड़ जाएगा। ये कहें अब कहा मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा। कहा ये मैं आज की भारत की चर्चा नहीं करना चाहूँगा। भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत में। कहा मैं अब दूसरे को नहीं चाहेंगे जिसका नाम संस्कृत है। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात कहा है, अब दूसरी भाषा को नहीं, आपको संस्कृत में ऐसा क्या बात है, तब कहा है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें कि ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत ऐतिहासिक क्यों कहा है। अब कहा है संस्कृत सबसे पहली व्यवस्था क्या है, इसकी प्राचीनता क्यों हम जानते हैं। ग्रीक भाषा से ही संस्कृत का काल पुराना है। कहा ग्रीक भाषा जितना से आ रहा है बहुत पुराना भाषा है, जितना संस्कृत भी उतना भाषा पुराना है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुँच सकी। कहा आज क्या उसमें भी अत्यंत प्राचीन तक भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाओं लोगों को सदियों
से ज्ञात है और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जा सकता है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य आवश्यक है, किंतु समस्या यह थी कि उन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानताओं की व्याख्या कैसे किया जाए। ग्रीक और संस्कृत में कैसे दोनों भाषाओं को एक समान किया जा सकता है। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कहीं किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खेलने के लिए ग्रीक का सहारा लिया जाता कहा है। आप क्या होगा लैटिन की भाषाओं को यदि आपको सहायता के लिए बहुत ऐसा भाषा है वो आपको किसकी सहायता लिया जाएगा, ग्रीक का, लेकिन और ग्रीक के लिए लैटिन का, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सेक्शन जैसे ट्यूनिक भाषाओं, पुराने कैथोलिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा तो इस भाषाओं में किसी न किसी प्रकार के पारिवारिक संबंध स्वीकार करने ही पड़ा, किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसी आ गई और समानताओं के साथ इनका अधिक अंतर भी इसमें पैसा पड़ गया। कह रहा है आप जो भी भाषा होगी देखेंगे वो भाषा किसी न जैसे ग्रीक है तो लैटिन से, लैटिन है ग्रीक से, इसी दोनों क्या कुछ सवाल मिलता हो, बहुत सारा मिलता जुलता सवाल आपको मिलता है ये कारण, किंतु इन भाषा में इतनी अधिक समानता है कैसे आ गई। कहा ये समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा और इसी कारण ऐसे अनेक अथुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आप बैठी कि तत्काल लोगों को एक ही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी भाषाओं का पारिवारिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रज है। इससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषाओं में सर्वथा भुला दी गई थी। आप जितना भी भाषा देखिएगा उसमें कुछ देखिए भाषा कुछ शब्द, लेकिन संस्कृत में जो संस्कृत की जितनी भी भाषा है आपको वो ग्रीक में, लैटिन में, इंग्लिश में, हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन जितनी इंग्लिश हिंदी का भाषा आपको संस्कृत में नहीं मिलेगा। यही कह रहा था क्या हो गया, संस्कृत में जितनी भी भाषा वो किसी भाषा में आपको मिल जाएगा। यही कह रहा है संस्कृत सबसे अलग है। मैक्समुलर साहब कहा क्या संस्कृत क्यों हम पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आपको ग्रीक देख लीजिए या देखिए वो सबसे क्या हुआ, सबसे सब मिलता जुलता है, लेकिन संस्कृत नहीं मिलता है, संस्कृत अलग है। इसलिए हम कहते हैं यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिला है, देखिए एग्जाम्पल लेके भी समझाते हैं संस्कृत कितना महत्व था, लेकिन कुछ बेवकूफ़ कारण ये संस्कृत नहीं हो सका। अब तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हिंदी आ गया, लेकिन संस्कृत पहले के ज़माने में और संस्कृत का ही लगभग बहुत सारा आ गया। देखिए कारा एग्जाम्पल देखिए, अग्नि और लैटिन का इंग्लिश एक ही शब्द है। कारा आग, जैसे संस्कृत आग का अग्नि होता है तो वो भी शब्द कहाँ जाए, तो वह कहा है इंग्लिश। देखिए सब मिलता जुलता है, तो हम निर्धारित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका है। क्या कहा है, अग्नि का ज्ञान हो चुका है। साथ ही इंग्लिश और स्कॉटिश भाषा की कहा स्कॉटिश भाषा और कहा इंग्लिश क्या हो गया, आग क्या इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी इस सबसे परिचित थी। भले ही वहाँ कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों ना गढ़ लिए गए। कहा आग के जैसे है तो गिरने के लिए अग्नि, आपको पूछ लेगा आग का क्या होता है तो अग्नि होता है। ये क्या हो गया, ये क्या लैटिन में क्या होता है, इंग्लिश होता है। क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश होता है आपको, और इसका 19 और स्कॉटिश भाषा में इंग्लिश शब्द का होगा, और इंग्लिश का है लिथानियम में क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश कहा जाता है। स्टोकिंग भाषा में इंग्लिश कहा जाता है अग्नि के। अब दूसरी वस्तुओं के सामान सब भी मर मिट जाते हैं। कह रहा है दूसरे, जैसे यह बताना पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में कई शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप यह जानना चाहें कि आर्य लोग
अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे। क्या हो गया, अब कहा है पूर्वज क्या हो, बहुत सारे लोग चूहे के बारे में जानते थे। आज भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे, वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में यह मूस क्या है, मूस को देखिए, मूस ग्रीक में मूस, लैटिन में मूसा, संस्कृत में मूसा है, ग्रीक में मूस है, लैटिन में मूस है, पुरानी स्लाविक में माइस है और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। ये देखिए मतलब कहा संस्कृत में मूसा है, उसी का क्या क्या है यहाँ पर कुछ नाम दे दिया गया। यही कहा ये मिलता जुलता शब्द है, क्या कहा, मिलता जुलता शब्द है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि क्रम के बारे में क्या तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं। चूहा ज्ञात था, क्या करा, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए। कहा मूस का नाम चूहा का नाम मूसा रख दिया, कहा उसके बाद दूसरा किसी भी चीज का नाम मूस नहीं हो सकता है। और ये हो गया, आप ग्रीक में देख लीजिए, इसका नाम यहाँ से चोरी किया हो गया, संस्कृत से चोरी किया। ये देखिए संस्कृत कितना जलवा है। और इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़े को जोड़ कर बनाए गए 25 कार्य चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से क्या है, पूर्व की सभ्यता और सांस्कृतिक अवस्थाओं का पूर्व की सभ्यता और संस्कृत अथवा का कुछ कमोबस एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत और यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषाओं का ढांचा खड़ा किया, वो भी उन लोगों का अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रियाओं की एक उपलब्धि है। आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं की एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जैसे हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियों एक दूसरे से पृथक हुई थी, और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषाओं एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देता है जो चिंतन परंपराओं के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से मंच कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। अब कहा हमें उस भाषा में प्राकृतिक और प्रत्यक्ष के लोगों से बनी हुई अस्मि, ग्रीक अस्सीन और जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला कहीं दूसरे कुल में अस्मि जैसी शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएंगे। उन भाषाओं में खड़ा होता है या ठहरता हूँ, मैं जीता जागता या उत्पन्न होता हूँ, यह मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाओं बल, इस सब के बारे में दिखा गया। आपको यहाँ से देख लीजिएगा संस्कृत के बारे में भी चर्चा चर्चा किया गया। अब देखिए मैं इसी ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, कहा इसी चीज को संस्कृत इतिहास मानता हूँ। चाहे ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातक और पठनीय है। ये सब आप देख लीजिए। मैं इस एक भाषा बोलने, एक दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक का परिचय करा। एक भाषा बोलना उतना ही हो गया जितना दूध पीने से भी बढ़कर है, जितना आप दूध पी लीजिए उतना है करा। और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं ग्रीक, लैटिन या एंग्लो में है जो भाषा वो संस्कृत है। यह ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कहीं न पढ़ पाते हैं। क्या हो गया, हम साहित्य और भाषा और साहित्य के बारे में किसी चीज़ को नहीं पढ़ पाते। इससे भी इतना कुछ सीख जाते हैं जैसे जितना दूसरी कोई भी भाषा कहीं ना सिखा पाती। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ। आपको कह देगा ये कितने साल पुराना है, तो ये संस्कृत का यदि आपको पूछ देगा, संस्कृत 3000 साल पुराना है। कितना, 3000 साल क्या है पुराना है। क्या हो गया, 3000 साल ये क्या पुराना है, कितना हो गया। तो आप पूछेगा संस्कृत कितने साल पुराना है, तो
3000 साल पुराना है, अधिक लंबे काल है, और यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। कहता है आप यहाँ भी देखिएगा, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य। मुझे उस एक दिन की याद आ रही है जब इतनी गर्मी थी, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। तभी एक शांत कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन की ही कोई क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थे। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में है और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन की संख्यात्मक सर्वनाम और समान धातुरूप श्याम पट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तत्व उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होने लगे। कहा है जब मैक्समुलर क्या हो गया, जब गर्मी हो गया, कोई काम करने पड़ा तो मास्टर जी आए और मास्टर जी बोलते हैं क्या हो गया, मास्टर जी बोलते हैं कि क्या हो गया, जो भी भाषा बोलते हैं ग्रीक और लैटिन में जर्मन और रूसी सर्वथा समान थी। क्या हो गया, समान थे। क्या हो गया, जितनी भी भाषा बोलते हैं वो सब क्या समान थे। लेकिन वो ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, पहले क्या था, श्याम पर व्हाइट ब्लैक बोर्ड था, क्या हो गया, पेंसिल से लिखा रहता है, उस तरह से था। उस पर ऐसे ऐसी भाषा लिख दिए जो मैक्समुलर के समझ क्या हो गया, मैक्समुलर क्या हो गया, उसके आगे झुक गए। जो भी वो गर्मी इतना था मैक्समुलर को कुछ समझना है, लेकिन जो मास्टर जी जो बात बोल रहे थे तो उसको ये हंसी मजाक में लेगी, क्या रहा, हंसने के लिए बोला। लेकिन जब कुछ ऐसे भाषा लिख दिए तब ये बारे में खड़ा, भारत के बारे में एक प्रकार की सुनिश्चित ज्ञान को हमें आप व्यापक तथा ऐतिहासिक ज्ञान के लिए आवश्यक मानते हैं। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी है, बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम जानने लगे कि जैसा पहले समझ जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भी नहीं, कारण जितना हम पहले समझते वो कुछ भी नहीं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी प्रलय तथा भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल की सर्वथा भूल जाएं, तब 2-3 हजार वर्ष उन्हें आकस्मिक मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था। 7वीं 17वीं और वे आश्चर्य विभूत होंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक उस वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी कारण हमारे ऐतिहासिक चेतनाएं में एक नया क्या अध्याय जुड़ गया है। हमारे भूले बिसरे बचपन भी की मधुर स्मृतियां फिर से साकार कर रहा है। जैसे संस्कृत पढ़े जो भी बचपन में ये सब हमको याद आने लगा। अब कहा संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन से हमारे लिए बस इतना ही क्या हो सो बात भी नहीं, इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक उदार ही नहीं बन सके तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे। अब क्या रहा यहाँ भारत में क्या हो गया, अजनबियों तथा बर्बर को ये सब भारत के परिवार जितने भी अजनबी है ये भारत के लोग इससे गले लगाते हैं और इतना अच्छा से लगता है, वो लगता है उसके परिवार के सदस्यों। क्या है, ये सब इंडिया में है, भारत में ये सब है। ये जितने भी अजनबी है ये अजनबी को धिक्कारते नहीं, उससे गले मिलते हैं अपने परिवार के सदस्य की तरह। ये कहा अभी तो इससे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं पाया था। क्या गया, पहले हम नहीं देखे थे जो भारत में हो गया। अब कहा संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया क्या जो बात भी नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक उदार ही नहीं बन सके तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने का भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकालते हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त कर रहा। जितना भी संस्कृत क्या हुआ, जितना भी भाषा विज्ञान पढ़ते हैं वो संस्कृत के बिना अधूरा है। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बताना का क्या बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है
और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी और उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना चाहिए। ये सब हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वो हमें पूर्व से मिला है और पूर्व की पहचान लेने से प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया, भले वह पाश्चात्य विद्वा विशारद न भी हो तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहे हैं। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पहुँचे तो बजाय उसके आपके दिल बैठने लगेंगे। मैं चाहूँगा कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसे कि आज 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जो इन्होंने इंग्लैंड से आरंभ हुई थी। लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट पर दर्शन किया। सुनिए, उन्हीं शब्दों में जिस भारत यात्री को ललक मेरे मन में उठ रही थी। पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर देख गए दृश्यों को जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। अब कहा एक यात्री था, क्या हो गया, सर विलियम्स क्या किए, वो समुद्री यात्रा कर रहे थे, लेकिन बाद में तट के बारे में एक देश दिखा था, वो भारत था। कब करा, 1783 के अगस्त में। क्या हो गया, आपको कहेगा समुद्री यात्रा कर रहे थे कि तो सर विलियम जोन्स ने क्या हो गया देखा। फारस या ईरान हमारे बोर्ड बाई और था अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज की पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया की सुवृत्ति क्षेत्र से चारों ओर से घिरी ऐसा श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य हमने अपने आकर पाकर मुझसे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वास्तव अनिवार्य है। एशिया की यह भूमि कहा एशिया। सर विलियम्स क्या किए, वो दूसरे देश ईरान और फारस को छोड़कर वो इंडिया में जाकर देखी। जैसे ही देखी वहाँ पर उसकी इतनी देख रेख इतनी अच्छी से हुई कि वो भारत के बारे में कहा बहुत अच्छा है, ये दूसरी जगह में नहीं हो सकता। तो उसी तरह से मैक्स मुलर उसका एग्जाम्पल देते हुए कहा एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जर्मनी एक से एक बढ़कर कलाओं में एक से एक बढ़कर यहाँ पर है क्या है और क्या है शानदार कार्यकलापों के दृश्य भूमि मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उभर क्षेत्र तथा धर्म राज सरकारों कानून या विधि संहिता रीति रिवाज परंपराओं भाषा लोगों के रंग रूप और आकार प्रकृति आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वथा समान दृष्टि कह रहा है। जो भारत की जो भी है भाषा हो या रंग रूप हो या कला हो वो सबसे अलग है और देखने में सबसे अलग है, ये कह रहे हैं। अब कह रहा मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा। कहा ये हम अभी तक ये देखा ही नहीं था जो भारत में देखे थे और कितने बड़े और ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्न दृश्यों की आवश्यकता। कहा भारत जैसे शहर के बारे में कितने देखेंगे। वह अपने जहाज को डेक पर अगले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा और उनके पीछे इंग्लैंड की सुंदर स्मृतियाँ था। उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्होंने ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे समदर्शी ही यह समझ सके कि वह अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तव में परिणत कैसे किया जा सकता। और जो बात या स्थिति आज 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है, या यूँ कहे कि आज कोई भी वैसी हो भी सकती है। यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में ऐसे सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक पाश्चात्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से एक बढ़कर शानदार बड़ी अनेक विजयों प्राप्त
की थी तथा कि किसी भी एक सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं करना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदान में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं है। कारास्तर जो विलियम्स थे वो क्या वो समुद्र तट पर गए और समुद्र तट पर वो क्या सब देखते हैं क्या हो गया, वो देखते हैं क्या देखते हैं शाम के समय में डूबते हुए सूरज को देखते हैं। और वो बोट पर जैसे बैठे थे तो वो जैसे ही बैठे थे तो वो देखते हैं क्या वो कितने वर्ष के थे, 37 वर्ष पर। और बोट पर जैसे बैठते हैं तो उसको हवा, ठंडी हवा मिलती है। ये सब अदर देश में नहीं होता। तो यही कह रहा था, यही सब था। इंग्लैंड क्या हो गया तो भारत से हम क्या सीखे थे, ये कहानी आपको खत्म हो गया। अगले सप्ते या अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास आ जाएगा और देखते हैं उससे अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। यदि इस वीडियो से संबंधित कहीं भी हो मैक्स मुलर के शायर के बारे में आप कमेंट कीजिएगा। आपके इसको ये विदेशी थे, ये हमारे देश के नहीं थे, ये क्या थे, जर्मनी के देशाओं नामक। इसके बारे में आपको कैसा लगा ये कहानी सुनकर आप कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतने। यदि आप इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।